हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित आज का जो टॉपिक होने वाला है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 लेक्चर ले रखा है, ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है और दोनों लेक्चर के माध्यम से मैंने ये बताया है कि वैद्युत आवेश क्या होता है, उसके बाद कूलाम का नियम क्या होता है, मैंने डिटेल में बता रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, आपको वहाँ पे उनकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे यहाँ पे कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है और अध्यारोपण के सिद्धांत से संबंधित जितने भी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे फिजिक्स में, हम सारे न्यूमेरिकल को आपको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़ के मत जाना, शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, पेपर में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है ये बोलता है कि किसी आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण, किसी आवेश पर मतलब कि किसी एक सिंगल आवेश पर, ठीक, विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग होता है। जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है वो क्या बोलता है कि इस नियम के अनुसार किसी आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है या योग होता है। अब इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में समझेंगे कि किस तरीके से इसको हम करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहले फिगर देखिए, ठीक ना। यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया गया बहुत ही डिटेल में। सबसे पहले ये देखो, ये कागज़ का मान लो एक्स एक्सिस है और ये कागज़ का ये आपका वाई एक्सिस है और इन दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सीधा सीधा एकदम परपेंडिकुलर ये कागज़ का एक जेड एक्सिस दिखाया गया है, एकदम दोनों प्लेन के लंबवत ये जेड एक्सिस। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे कई सारे आवेश काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि r1 दूरी पे q1 आवेश, r0 दूरी पे q0 आवेश, r2 डिस्टेंस पे q2 और rn पे ऐसे ही मान लो कि qn आवेश, ऐसे मान लो कि कई सारे आवेश कार्यरत हैं, जिसे हम परीक्षण आवेश के नाम से जानेंगे। अब परीक्षण आवेश क्या होता है भाई? तो जिस पे हम किसी भी बल का या किसी भी चीज़ का हम टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, ये हमारा हो जाएंगे परीक्षण आवेश। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, बात यहाँ पे ये है कि अब इनमें हम एक एक डिस्टेंस पे या एक एक आवेश पे हम फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो हम फोर्स निकालेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, आइए फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो कि अगर पूरे आवेश का, चाहे जितने भी यहाँ पे आवेश काम कर रहे हैं, उसको हम उनमें से हम खाली एक आवेश ले, जैसे मान लो कि खाली इतना ले, ठीक, यानी कि Q0 ले और Q1 ले, इन दोनों आवेश पे देख ले रहे हैं कि कितना फोर्स काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना क्या चाहिए कि जो भी कूलाम का नियम होता है वो क्या बोलता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये जो फोर्स होता है, जो कि दोनों आवेश के मध्य लगेगा। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए? तो दोनों आवेश के बीच की दूरी पता होना चाहिए, इन दोनों आवेश के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो पता कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, इस वाले फिगर को देखो, ये क्या है आपका r0 दूरी q0 के लिए, अब q1 के लिए r1 सदिश। तो दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो दोनों का माइनस कर दो यहाँ पे
R0 माइनस R1। तो इन दोनों का क्या निकल गया, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस निकल गई। अब इन दोनों आवेशों के वजह से कितना फोर्स जनरेट किया गया, कितना कूलाम का फोर्स लगा, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो F बराबर क्या होता है, C Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब R स्क्वायर का मान क्या है भाई, तो ये वाला R0 माइनस R1। और जब सदिश रहेगा तो ये ले लेंगे, कैप लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, कैप अगर नहीं लोगे तो R स्क्वायर अगर यहाँ पर नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या कर दो, ऊपर नीचे R0 माइनस R1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो क्या हो जाएगा, F बराबर C Q1 Q2 बटा में माड में R0 माइनस R1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे गुणा के किससे हो जाएगा, R0 माइनस R1 से। अब हम मॉड में इसलिए लिए हैं कि डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक हम यहाँ पे नहीं लेंगे। समझ में आ गया। जब इतनी समझ में आ गई दो आवेशों Q0 और Q1 के लिए, तो इसी प्रकार हम किसके लिए निकालेंगे, Q0 और Q2 के लिए निकालेंगे। इसी प्रकार हम आगे हम n आवेश तक निकाल सकते हैं। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, अगले वाले पे Q0 और Q2 पे, तो C Q0 Q2 बटे में, अब देखो R0 माइनस R2 बीच का डिस्टेंस कितना होगा, R0 माइनस R2 होल क्यूब, और ऊपर से गुणा करो तो किससे, R0 माइनस R2 से। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब इसी प्रकार हम nवा आवेश के लिए हम निकाल लेंगे फोर्स कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, C Q0 Qn बटे में R0 माइनस Rn का होल क्यूब, ये ऊपर गुणा कर दो, स्क्वायर नहीं लिखना है तो R0 माइनस Rn का सदिश। ठीक, इतना। तो जो ये फोर्स लगा, तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत बस खाली इतना ही बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे जो भी जितने भी आवेश काम कर रहे हैं, तो उन सबके आवेश के योगफल जो होगा, उनका सदिशों का योगफल जो होगा, एक परिणामी आवेश के बराबर होगा जो बल होगा। समझ में आ गया। यही आपका क्या बोलता है, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलता है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत में कुछ नोट हैं, दो नोट हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको समझना बहुत ही कंपलसरी है, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। नोट फर्स्ट ये बोलता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते समय बलों का परिमाण ज्ञात करना चाहिए कि कितने कूलाम का या कितने न्यूटन का, ठीक ना, फोर्स काम कर रहा है। बल का क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि बल कितने न्यूटन का या कितने कूलाम का फोर्स उस पर जनरेट किया जा रहा है। ठीक, तथा बलों की दिशाएं स्वयं चित्र में दर्शाकर बलों का सदिश योग ज्ञात कर लेना चाहिए। देखो, जो भी बल का परिमाण ज्ञात हो गया, तो बल का परिमाण ज्ञात करने के बाद अब हम फिगर के माध्यम से यहाँ पे ग्राफ फिगर बना लेंगे। अब इसी ग्राफ फिगर के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक उनका वेक्टर निकाल लेंगे, उनका योगफल। ठीक ना, इस प्रकार। अब अगला नोट ये बोलता है कि यदि प्रश्न के में माध्यम के विषय में कोई सूचना अगर नहीं दी गई है, तब हम निर्वात मान के गणनाएँ करेंगे। हम वहाँ पे क्या मान लेंगे, निर्वात मान लेंगे। समझ में आ गया इतनी चीज़ें। अब निर्वात के हिसाब से C का मान लो, ठीक ना, वो डिपेंड होता है निर्वात पे। अब C का मैंने मान बताया था, निर्वात के लिए कितना होता है, कांच में कितना होता है, ग्लास में कितना होता है, प्लास्टिक में कितना होता है, एयर में कितना होता है, ठीक ना, मैंने बहुत ही बढ़िया से बताया था। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे कि 3 धन आवेश क्रमशः 1 कूलाम, 2 कूलाम और 6 कूलाम एक सरल रेखा पर व्यवस्थित है। एक स्ट्रेट लाइन पे क्या है, एक व्यवस्थित है। 1 कूलाम तथा 2 कूलाम के मध्य की दूरी 1 मीटर और 1 कूलाम और 6 कूलाम के बीच की दूरी 3 मीटर है। तो आवेशों का क्रम दिए गए क्रमों के अनुसार है, तब ज्ञात करिए। क्या क्या ज्ञात करना है, 2 कूलाम पर कितना परिणामी बल काम कर रहा है, या 1 कूलाम पर कितना परिणामी बल काम कर रहा है। ये 2 फोर्स आपको निकालना है कि 2 कूलाम पर कितना फोर्स काम करेगा और 1 कूलाम पर कितना फोर्स काम करेगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस खाली ध्यान से समझो। क्वेश्चन में कुछ नहीं, यहाँ पे देखो एक फिगर दिखाया गया है। फिगर में बस खाली इतना बताया गया है कि 3 आवेश हैं, एक है 1 कूलाम का, एक 2 कूलाम का, एक 3 कूलाम, 6 कूलाम का धन आवेश है। 1 कूलाम और 2 कूलाम के बीच की दूरी 1 मीटर और 2 कूलाम और 6 कूलाम के बीच की दूरी कितने हैं, 2 मीटर है कि 3 मीटर है,
मान लो जितना भी है, यहाँ पे 3 मीटर है, ठीक, इसको आप 3 मान लेना है, ठीक ना। 3 हो या 4 हो, कोई भी हो, आप कर लोगे आसानी से। देखो प्रोसेस खाली पता होना चाहिए। 2 कूलाम पर परिणामी बल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले हम ये करेंगे कि जब 2 कूलाम पे परिणामी बल निकालेंगे, ठीक, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि 1 कूलाम के कारण, इस कूलाम के वजह से आरोपित बल का परिमाण कितना है। ये जो 1 कूलाम है, कितना बल इस पे अप्लाई कर रहा है, तो 1 कूलाम को क्या बोलेंगे? स्रोत फोर्स, स्रोत आवेश बोलेंगे। आज इस पे फोर्स काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? आरोपित वाला आवेश, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो 1 कूलाम के कारण आरोपित बल का परिमाण कितना हो जाएगा? तो F1 निकाल लोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? होता है 1/4। यहाँ पे देखो C, या यहाँ पे कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है? 9 × 10⁹। और यहाँ पे देखो Q1 Q2, तो Q1 का मान कितना है? 1, Q2 का मान कितना है? तो 2, और बटे में डिस्टेंस कितना है? तो 1 है ना, 1 मीटर। तो इसको आप गुणा कर लो, तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18, 18 × 10 के पावर 9, ठीक। अब ये किधर काम करेगा? तो 6 कूलाम आवेश की ओर काम करेगा, इधर काम करेगा, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई। 1 कूलाम के कारण हमने आरोपित बल निकाल लिया। इसी प्रकार में 6 कूलाम आवेश के कारण आरोपित परिणामी बल निकालेंगे, कितना काम करेगा? तो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R²। तो Q1 का मान कितना है? 6 कूलाम। Q2 का मान कितना है? 2 बटे में R का मान कितना है? अगर 2 वहाँ पे लोगे तो 2 यहाँ पे ले लो, नहीं 3 लेना है तो 3 ले लो। तो 2 मीटर मान लो, 6 कूलाम और 2 कूलाम के बीच की डिस्टेंस। तो 2 जब लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 1 2 कट जाएगा, यहाँ से 1 2 से 1 2 यहाँ से कट जाएगा 3 बार में। तो 3 9 3 27, 27 × 9, 27 × 10 के पावर 9 न्यूटन। और ये फोर्स किधर काम करेगा? 1 कूलाम आवेश की ओर। अब दोनों का क्या करो कि नेट फोर्स आप निकाल सकते हो। नेट फोर्स कैसे निकालोगे? तो F3 - F1 कर दोगे तो 27 में से 18 वाला घटा दोगे तो 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन, और 1 कूलाम की ओर ये निकल जाएगा। समझ में आ गया इतनी बात। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड कंडीशन देखेंगे कि 1 कूलाम पर परिणामी बल कैसे निकालोगे। अगला क्वेश्चन पूछा है ना कि 1 कूलाम पर परिणामी बल निकालो, तो इसका भी हम निकालेंगे। तो बारी बारी से निकालेंगे कि ये कितना लगाएगा, ये कितना लगाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम 2 कूलाम के आवेश के कारण क्या करेंगे? हम बल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R²। Q1 का मान कितना है? 2 कूलाम। Q2 का मान कितना है? 1 कूलाम बटे में डिस्टेंस कितना है? 1 है, 1 यहाँ पे ले लिए, तो कितना आ गया? 18 × 10 के पावर 9 न्यूटन, और 1 कूलाम आवेश की ओर काम करेगा। इसी प्रकार हम 6 कूलाम के आवेश के कारण हम आरोपित बल का परिमाण निकाल लेंगे। F3 बराबर 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2। Q1 का मान 6, Q2 का मान 1, और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? अब देखो ये दिखाया गया था ना, ये है 1 कूलाम वाला, ये है 2 कूलाम वाला, ये है 6 कूलाम वाला। तो यहाँ पे बताया गया था 1 कूलाम और 6 कूलाम के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर, और इसके वाला 3 है, तो यहाँ पे आप 3 रखेंगे, ठीक ना। अब 3 रख दो तो कितना आ जाएगा? 6 × 10 के पावर 9, 1 कूलाम आवेश की ओर एक फोर्स काम करेगा। और इन दोनों का भी परिणामी निकाल लो, नेट फोर्स निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आप प्लस कर लो, दोनों एक ओर काम कर रहे हैं तो 18 + 6 कितना हो जाएगा? 24 × 10 के पावर 9, और 1 कूलाम आवेश की ओर काम करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतनी बात समझ में आ गई तो अब आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर 3 धन आवेश व्यवस्थित हैं, आवेशों के मध्य की दूरी r है, तो सभी आवेशों का परिणामी q है। तो तब किसी एक आवेश पर अन्य आवेश के कारण आरोपित बल कितना होगा, इसको हम आपको अगली वीडियोज़ के माध्यम से बताएंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।